Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 1। If a charged hollow sphere and solid sphere of aluminium and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium, then which of the following statement is true? चार चॉइस दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है इक्वल रेडियाई। ठीक है, तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, है ना। तो अब जस्ट समझो कैसे बोलते हैं। मान लो कि कोई हमारे पास एक ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, कोई सी भी शेप का, मान लो कोई भी शेप का एक कंडक्टर है, इंपॉर्टेंट है, सॉलिड कंडक्टर है, और इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। मान लो ये मैंने मेटेलिक प्लेट लगा ली और इस पर पॉजिटिव चार्ज दे लिया और ये नेगेटिव चार्ज, ये मैंने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रख लिया है कंडक्टर को, है ना। ये जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो मूव करने के लिए फ्री पार्टिकल हैं वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव आइंस होते हैं, दैट मीन जिन्हें हम कर्नल बोलते हैं कंडक्टर के अंदर, वो फिक्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल वही मूवेबल होते हैं। जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो तो फिक्स रहते हैं ना। हाँ सर, तो इसके अंदर जो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बढ़ेरों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, कमी नहीं है इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, जैसे ही इसे पूरे कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हम जानते हैं जब कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है तो हम ये भी जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, QE मैग्नीट्यूड होता है उसका, अगर चार्ज नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पर एक फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। कितना लगा? ये आपका ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इसे हम FE कह देता हूँ। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कि इसे कितना लिख देते हैं, E/E ऐसे, और E0 कह दें क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम E0 मान रहे हैं। अब इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू फोर्स, और ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा चार्ज, है ना। और इधर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गई। कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फिक्स होता है ना, वो मूव नहीं करता। केवल इलेक्ट्रॉन इस कौन सा हैंड है, ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा, उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी और इधर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ये इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गया बेटा। इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, और इसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस जगह पे एक्युमुलेट हो गया, ये इकट्ठा हो गया क्योंकि आगे पाथ नहीं है, यहाँ पे तो एयर है। अब इसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कहेंगे हम, और उसकी डायरेक्शन की दर्शक उधर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा +2- होती है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ये रहा E इंड्यूस्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पहुंच गया, अब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ चाचा बना लेता हूँ, इसको यहाँ बना लेता हूँ। अब सोच के बताओ, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? अब दो लगेंगे, एक तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, इसकी वैल्यू तो E0 होगी,
और एक ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है ना, इसकी वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मीन्स इधर। शुरुआत में ये जो फोर्स होगा ई, ये वाला इंड्यूस फोर्स, ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। जब तक ये ज़्यादा है तब तक इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ते रहेंगे, इधर की तरफ, ऐसे राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज बढ़ रहा है, और इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। उस चार्जेस की वजह से ही तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो जानते हो इलेक्ट्रॉन कब तक दौड़ते रहेंगे इधर? तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक ई नॉट ई इंड्यूस से बड़ा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इंड्यूस चार्ज बढ़ने की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इस ई नॉट के जस्ट मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में तो अपोजिट है। जैसे ही ये बराबर होगा तो सोच के बताओ, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे अगला, है ना, उस पर दो फोर्स फिर लग रहे होंगे, ई नॉट, और ए इधर की तरफ ई इंड्यूस्ड, और ये दोनों बराबर हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का दौड़ना बंद हो जाएगा। तो इनसाइड द कंडक्टर जब नेट फोर्स 0 हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गए, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, ये 0 नहीं हो जाएगा? ये भी तो 0 होगा, है ना। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर 0 हो जाती है, और जब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आपका सारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कहाँ है? सरफेसेस पे ही तो है, और इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, पहली बात। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो मेन क्वेश्चन में क्या है, मैंने थोड़ा सा यहां लिख रखा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एनी नेट चार्ज ऑन कंडक्टर रिसाइड्स एंटायरली ऑन इट्स आउटर सरफेस। अगर कोई कंडक्टर इक्विलिब्रियम में है तो नेट चार्ज, पहली बात तो कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं, रिसाइड्स एंटायरली ऑन इट्स आउटर सरफेस regardless of whether it is solid sphere or hollow sphere and irrespective of the material एल्यूमिनियम और कॉपर। लेकिन ये तो एल्यूमिनियम और कॉपर मटेरियल में इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टर ही होनी चाहिए, तो बोथ आर कंडक्टर। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल एंड हॉलो स्पेस इज 0। ये तो भी बताया मैंने इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। अगर ये सब सही है तो ये तो इक्विलिब्रियम का मतलब है यहां तक। Therefore, अब ये लाइन यहां से यहां तक हमारे क्वेश्चन का पार्ट है ना। तो therefore, if they are in electrostatic equilibrium and have same radii, तो भैया इक्विलिब्रियम में दे रखा था हमें और को रेडियाई भी दे रखी थी, they will have equal charges। लेकिन ये they will have equal charges में कंडीशन है क्या? if charge to same potential, if लग रहा है, if यदि हम दोनों कंडक्टरों को चार्ज कर रहे हैं कैसे? सेम पोटेंशियल पर, या प्लेस इन सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, इसमें बताया नहीं है कि आपको वो जो चार्ज किए गए हैं वो सेम पोटेंशियल तक चार्ज किए गए हैं या फिर उन्हें सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब है सेम कंडीशन में इक्वल रेडियाई और सेम कंडीशन दोनों की हो, तो उस वाली कंडीशन में दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ द स्फीयर
आर हैविंग इक्वल चार्जेस। अब ये कह रहा है द होलो स्फीयर, देखो बेस्ट चॉइस करेक्ट करते हैं हम, इन चारों में से जो बेस्ट चॉइस हो सकती है वो यही हो सकती है। आप पढ़ के देखिए, आपको अगर अंदाजा लगेगा। द होलो स्फीयर विल हैव मोर चार्ज देन द सॉलिड स्फीयर ऑफ इट एट इट्स सरफेसेस। कैसे भाई, कोई जानकारी तो है नहीं है, इक्वल रेडियाई कह रखा है ना। और दूसरी बात जानते हो, जब रेडियाई इक्वल होती है ना कंडक्टर की, तो उस वाली कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होता है, जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है कि कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, उसमें एबिलिटी है, ताकत है, वो भी सेम होगा। क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है, तो आर सेम है यहाँ पे भैया, तो इसमें चार्ज स्टोर करने की जो ताकत है वो बराबर है ना, स्फेरिकल कंडक्टर होगा वो, तो है ना ऐसे। तो ये भी कह सकते हो आप। लेकिन एक बात, द एल्यूमिनियम sphere will have more charge on its surface of the copper sphere. If hollow sphere also made up of aluminium, then it will have more charge. मतलब एल्यूमिनियम का तो हम मान के चल रहे हैं, है ना। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो हॉलो स्फीयर है वो एल्यूमिनियम का है और जो सॉलिड स्फीयर है वो कॉपर का है। अब यहाँ पर इसको रेस्पेक्टिवली वर्ड लगाना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है ना। तो कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं, पर इसका बेस्ट चॉइस आप चेक करोगे, जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मतलब बताया और ये सेंटेंस बताए, तो इसके हिसाब से बेस्ट चॉइस आपकी ए ही है। अ कॉइल कंटेन एन टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायामीटर d and resistivity rho wound on a cylinder of diameter capital D. What is the total resistance between the two ends of the coil of the copper wire? Solution. देखो यहां पर हमें एक ये मान लो कॉपर वायर दे रखा है ऐसे, ये इस कॉपर वायर की अगर रेडियस आर माने स्मॉल आर, डायामीटर मान दे रखा है स्मॉल डी। यहाँ स्मॉल डी क्या है, यहाँ पर डायामीटर ऑफ द कॉपर वायर, डायामीटर ऑफ कॉपर वायर, तो इसे ले सकते हैं 2 स्मॉल आर। तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं कॉपर वायर की d/2। और इससे हम कॉपर वायर का, इसे थोड़ा सा जूम करके बनाऊं ऐसे, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और इसकी वैल्यू लिखें तो πr², और r की वैल्यू लिखें तो πd²/4। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर निकाला। ये वायर है, पहली बात कॉपर वायर, ठीक है। अभी मैंने कॉपर बना लिया ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है ऐसे, ये सिलेंडर बनाया है मैंने, ठीक है। और ये सिलेंडर का डायामीटर कैपिटल डी है। यहां पे डी क्या है, कैपिटल डी, डायामीटर ऑफ सिलेंडर है, और कैपिटल आर इसकी रेडियस मान रहा हूं मैं, तो ले सकते हैं यहां से कैपिटल डी इक्वल टू 2r, तो रेडियस इक्वल टू d/2। अब इसी सिलेंडर पर कॉपर का तार लपेटा है जिसका डायामीटर, ये कॉपर का तार है, ये ऐसे लपेटा, देखो ऐसे ऐसे एक टर्न लगा दिया, ये 1 टर्न, फिर ऐसे भी इसमें n टर्न लगाए हैं, ये दूसरा टर्न लगा दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे लगाते गए, और ये लास्ट में यहाँ टर्न लगाते लगाते यहाँ आ गया, ये n टर्न लगा लिए, ठीक है। तो लेंथ निकालिए, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है हमें कॉपर वायर का दोनों एंड के क्रॉस, ए से और इस एंड के, तो टोटल लेंथ चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ वायर होती है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर लिखेंगे, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जो कि हमने निकाल लिया पहले ही, ठीक है। लेंथ निकाल लें तो रेजिस्टेंस निकल आए,
लेंथ ऑफ कॉपर वायर इन वन टर्न, एक टर्न में कितनी लेंथ होगी कॉपर वायर की। तो सोचो, इस सिलेंडर के ऊपर लपेट रहे हैं, अगर हम सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंड्रिकल हो गया, इसके ऊपर एक टर्न लपेटे हैं ऐसे, नहीं तो इसका जो सिलेंडर का जो रेडियस है कैपिलर, उसके बराबर सरकमफ्रेंस बन जाएगा। सोचो, वायर को लपेट रहे हो तो उस वायर का जो एक टर्न होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, वायर का एक टर्न का सरकमफ्रेंस, वो सिलेंडर की रेडियस के सरकमफ्रेंस, रेडियस आर है तो कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर। ये लेंथ आ गई कॉपर वायर की, लेकिन एक टर्न की आई है, और यहां डायमीटर के टर्म में दे रखा है, तो इसे कैपिटल आर को चेंज कर लो, तो 2 पाई dy/2, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो ये पाई डी आ जाएगा। इसीलिए टोटल लेंथ लिखें, टोटल लेंथ ऑफ कॉपर वायर इन एन टर्न्स में कितनी होगी, तो एक टर्न में इतनी है, तो एन टर्न में एन इंटू लेंथ ऑफ वन टर्न पाई डी, इतनी। ये टोटल लेंथ आ गई हमारी किसकी, कॉपर वायर की, जब एन टर्न लगा लेंगे। तब रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछ रहा है इन एन टर्न की, तो पूछ रहा है ना, तो टोटल लेंथ निकाल तो ली हमने ऐसे, तो रेजिस्टिविटी लेंथ निकाल ली हमने एन पाई डी, और एरिया प्रोसेसन ये रहा वायर का। यहां पे वायर का एरिया प्रोसेसन लेना है, सिलेंडर का मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आप वायर का निकाल ले, है ना। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका लेना है, वायर का लेना है, ना कि सिलेंडर का। इसको मैंने जूम आउट करके लिखा है, ये वायर था कॉपर वायर, ये सिलेंडर था आपका, ये सिलेंडर है, और ये इस पर कॉपर वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ए की वैल्यू लिखें तो पाई डी स्क्वेयर वाई 4, एक पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 रो एन डी बटे स्मॉल डी स्क्वेयर, इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इसका आंसर होना चाहिए 4 रो एन डी बटे स्मॉल डी स्क्वायर, ए चॉइस इज करेक्ट। इफ द फेजर डायग्राम फॉर अ डिवाइस कनेक्टेड टू AC सप्लाई इज एज shown in the figure, then which of the following statement is true? ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, कभी कभी फॉल्स स्टेटमेंट भी पूछा है, इस पे ध्यान रखा करो। ये फेजर डायग्राम दे रखा है और ये 4 चॉइस दे रखे हैं। पहले इस फेजर डायग्राम को हम ये समझना है कि ये फेजर डायग्राम ओनली कौन से डिवाइस का है, रजिस्टर का है, क्योंकि AC सर्किट के 3 एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये किसका फेजर डायग्राम है, पहले उसको समझते हैं। देखो, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि अगर सर्किट में ओनली रजिस्टर है, लीनियर रजिस्टर, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हैं वो V है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको याद हो कि I और V आर इन सेम फेज, ये फेजर डायग्राम तो करता था, तो लिख देते हैं यहाँ पे V एंड I आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। सेम फेज में I बराबर लिखते हैं I0 साइन ओमेगा टी, ये करंट का फेज है, एंड वोल्टेज का फेज लिखें तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी है। तो दोनों का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस 0 है। ये तो ओनली R में होता है। अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर की, अगर हम इंडक्टर में, ये हमें पता होना चाहिए भाई पहले से, ठीक है, ये प्रूव भी करते हैं, इनको हम ड्राइव भी करते हैं। ये इंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज VL लिखते हैं, वैसे हम V लिख देता हूँ। तो इसका फेजर डायग्राम में कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, I ऐसे बनाते हैं और VL ऊपर बनाते हैं, ये VL लिख देता हूँ, चलो, और यहाँ VR लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, देखो यहाँ से इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम ऐसे, इसी जगह से घूमना स्टार्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री ऐसे घूम गए,
तो यहाँ पे V लीड कर रहा है I से, मतलब फेज में वोल्टेज करंट से आगे है बाई 90 डिग्री कह दो। V लीड I बाई फेज 90 डिग्री, फेज में आ गया बाई फेज 90 डिग्री, या पाई बाई 2 रेडियन कह दो। तो I की क्वेश्चन लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इनिशियल फेज 0 है, ऐसे ले सकते हो, क्योंकि यहीं से फेज मेजर कर रहे हैं तो इसका 0 है इनिशियल। और वोल्टेज का V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहीं से मेजर करेंगे फेज, तो कितना आगे ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, यहीं से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको ऐसे ले सकते हो I नॉट साइन ओमेगा टी, 0 लगा दो, है ना। तो 90 ज़्यादा है। अब इसी को अगर हम ऐसे घुमा लें, घुमा भी सकते हैं, कैसे, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे VL इधर कर लें और I नीचे कर लें, तो ये भी सही है। इसी का डायग्राम है ये, फेजर डायग्राम। सोच के बताओ, अगर V लीड करेगा तो I लैग ही तो करेगा भाई। अगर V फेज में 90 डिग्री आगे है तो करंट फेज में वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा, तो उसको ऐसे बनाते हैं। लेकिन इसमें यहीं से घुमाने स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, है ना, और अब घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में होगा। जानते हो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव एंगल लेंगे। तो V का लिखें, तो V का लिखेंगे ऐसे, V नॉट साइन ओमेगा टी, इनिशियल 0 है। और करंट का लिखें तो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री। इसमें फेज किसका ज़्यादा है, करंट का या वोल्टेज का? देखो तो वोल्टेज का ज़्यादा है करंट से। और यहाँ पर भी देखो किसका फेज ज़्यादा है, करंट का या वोल्टेज का? तो वोल्टेज का ही ज़्यादा, देखो, है ना। इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के 90। भाई करंट ही तो लैग कर रहा है यहाँ पे, I लैग बिहाइंड V बाई फेज 90 डिग्री। ये दोनों बातें एक ही हैं। V लीड करेगा I से तो I लैग ही तो करेगा, तो उसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बात ही एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर में आ जाएं। अगर हम कैपेसिटर में आ जाते हैं, अगर ओनली कैपेसिटर है और इसके क्रॉस वोल्टेज VC है और करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसका फेजर डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ऐसे तो बनाते हैं I और ऐसे बनाते हैं हम VC। अभी वो स्टार्ट यहीं से करेंगे, ऐसे नीचे जाएंगे। तो VC क्या कर रहा है यहाँ, VC जो है लैग कर रहा है, V लैग बिहाइंड। जब नीचे होता है तो लैग करता है ना। तो V लैग बिहाइंड I बाई फेज 90 डिग्री। तो I तो कुछ नहीं कर रहा ना, तो I तो ऐसे लिख दो, I साइन ओमेगा टी, इसका तो फेज 0 है इनिशियल। और इसका लिखेंगे तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूमना स्टार्ट यहीं से करना है। तो देखो किसका फेज ज़्यादा है, ओमेगा टी, करंट का फेज ज़्यादा है, वोल्टेज का फेज कम है, तो कम है ना, तो V पीछे है फेज में I से 90 डिग्री, I से पीछे है ना। ऐसे भी ना देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे घुमा दो, अगर इसे घुमा दोगे कुछ इस तरह से कर दो, देखो घुमाने का मतलब क्या है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसे घुमा के ऐसे ले आओ, ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये इसको एक और ऐसे बना सकते हैं कि V को इधर ले आए और I को ऊपर ले गए घुमाने के बाद। सोचो अगर आप इसको घुमाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री और ये वहाँ पे तो पहुँच जाएगा, ऐसे तो पहुँच जाएगा। अब मेजर तो यहीं से करते हैं, लेकिन अब घूमेगा ऐसे। तो I लीड कर रहा है, I लीड V बाई फेज 90 डिग्री, ऊपर हो तो लीड करता है। तो V की इक्वेशन लिखें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, और I की इक्वेशन लिखें तो I नॉट बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री।
किसका फेज ज़्यादा देखो, करंट का। यहाँ पर भी करंट की फेज ज़्यादा देखो, और कितना ज़्यादा ये भी देखो, 90 डिग्री ज़्यादा यहाँ पे भी। भाई यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के 90 और यहाँ इसका फेज ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी माइनस के 90, तो करंट का ही तो फेज ज़्यादा है 90 डिग्री। ये और ये एक ही बात है। तो कैपेसिटर के लिए ये कहानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ पहले यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, मेन क्वेश्चन पर। अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आइए। अब उसने दे रखा है हमें यहाँ डायग्राम ऐसे ऐसे, ये दे रखा है उसने V और ये दे रखा है 90 डिग्री से यहाँ पे I, ये 90 डिग्री दे रखा है। लेकिन फेज हम यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, यहाँ से, चाहे क्लॉक कर लो चाहे एंटी क्लॉक कर लो। जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो इसका फेज तो ये है कुछ इनिशियल फाई 1 है और इसका फेज यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं V की इक्वेशन लिखूँ ना, तो V की इक्वेशन लिखूँगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस, इनिशियल फेज 5 मान लेता हूँ, प्लस 5। और I की इक्वेशन लिखूँगा तो मैं लिखूँगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ से देखो ये कितना है पूरा 90 प्लस 5 है ऐसे। अब बताओ किसका फेज ज़्यादा है, तो करंट का फेज ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है देखो, तो आप देखोगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 90 ज़्यादा है। तो आई लीड वी बाई फेज 90 डिग्री, लीड कर रहा है 90 डिग्री ऐसे आई वोल्टेज से। उल्टा भी घुमा के देख लो, उल्टा घुमाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, घुमा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, घुमा के देख लो। ये V है और ये आपका I है बेटा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ऐसे घुमाते और यहाँ से ऐसे घुमाते, है ना, तो I की इक्वेशन क्या लिखते, अगर इसे 5 मानूं तो I की इक्वेशन लिखते I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 और V की इक्वेशन क्या लिखते V0 साइन ओमेगा टी माइनस कितना 90 प्लस 5। ये अभी भी सोच के बताओ किसका फेज ज़्यादा है। तो इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के 5 और इसका फेज है ओमेगा टी 90 प्लस 5। किसका फेज ज़्यादा है सोच के बताओ। इसका फेज, अभी भी करंट का फेज ज़्यादा है, आप चेक करो तो यही दिखाई देगा। तो आई जब लीड करे बी से बाई फेज 90 डिग्री, आई लीड कर रही है, तो आ जाओ अपने उसमें देखते हैं आई किस में लीड कर रही थी। तो देखो आई लीड कर रही थी इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज से 90 डिग्री, है ना, वोल्टेज तो लैग कर रहा था। इसमें आ जाओ आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, देखो आई लैग कर रहा है, लेकिन हमारा तो आई लीड कर रहा है ना भाई, आई लीड भी बाई फेज 90 डिग्री, तो ये लैग कर रहा है ना, और ये जो सेम फेज में ही था, ना कोई लीड ना कोई लैग। तो ये बात तो समझ में आई कि हमारा जो डिवाइस है वो कैपेसिटर है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो डिवाइस आया, जो हमारा डिवाइस आया वो कैपेसिटर आया, है ना। थोड़ा सा इसने डायग्राम को बड़ा सावधानी भरपूर बनाया है, बड़ा खतरनाक है ना डिवाइस, ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में अगर हम समझते हैं, कैपेसिटर अगर समझते हैं, अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। पहले तो हमने पहचान लिया कि वो डिवाइस कैपेसिटर है, ठीक है नहीं। अब पढ़ते हैं चॉइस से जाना पड़ेगा अब हमें। जैसे पहली चॉइस जाते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज्ड, इस एसी सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देन द इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस इज डिक्रीज। तो देखो इस सर्किट का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो XC होता है, और इस सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा वो भी इस XC के बराबर ही होगा, ठीक है। और XC इक्वल टू होता है 1/ω/c और ओमेगा बराबर होता है 2πfc। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, F बढ़ाओगे, तो इम्पिडेंस घटेगा। देखो कैसे रिलेशन है। तो लिख रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज देन द इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीज। तो सही हो रहा है, ए चॉइस इज करेक्ट, ए तो करेक्ट है। बाकी की चॉइस चेक कर लो, आंसर तो एक ही सही होता है, फिर भी चेक कर लो। अगर बी चॉइस की बात करें,
दिस डिवाइस बिहेव कंडक्टिंग वायर व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सोर्स। वो कह रहा है कि अगर ये डिवाइस को अगर आप डीसी सोर्स से जोड़ दोगे, तो जानते हो जब डीसी सोर्स से जोड़ते हैं तो ये बिफोर स्टडी स्टेट इसमें करंट फ्लो करती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ये फुली चार्ज हो जाता है, जैसे ये फुली चार्ज हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस डीसी सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाता है ना, और करंट का फ्लो करना बंद हो जाता है। और अच्छी तरीके से कहें तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, बीच में से सर्किट टूट जाता है, आईडी जीरो हो जाता है जब स्टडी स्टेट रिटर्न कर लेगा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, है ना। और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं कई लोग कि फ्रीक्वेंसी जीरो है साहब, तो इसका जो इम्पिडेंस है ना वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी जीरो रखेंगे तो इम्पिडेंस इन्फाइनाइट, और इम्पिडेंस इन्फाइनाइट तो करंट को वो ब्लॉक कर देगा, और इसीलिए ये एक ऐसे काम करेगा ओपन सर्किट की तरह से, एक वायर की तरह से काम नहीं कर रहा, एक ओपन सर्किट की तरह से काम कर रहा है। ऐसे यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट, है ना, इस वाले केस में मतलब लास्ट टाइम टी रावर इन्फिनिटी पर बोलते हैं ऐसा था हम उसमें, है ना। तो ये ऐसा होता है ये, तो इसीलिए ये चॉइस भी गलत है। अगर हम बात करें आगे, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीजेज, अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स की डिक्रीज कर रहे हैं तो इम्पिडेंस डिक्रीज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते तो इम्पिडेंस इंक्रीज होता, तो ये भी गलत है। दिस डिवाइस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, कैपेसिटर में तो जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर करता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। और इंडक्टर में होती है मैग्नेटिक एनर्जी, जब इंडक्टर बनाते हैं ना उससे किसी ऐसे सोर्स से जोड़ दें तो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये मैग्नेटिक होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाफ एल आई स्क्वायर आता है ऐसे, है ना। इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं उसे, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसमें, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं जिसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आता है ये। तो ये पक्का है कि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी तो स्टोर नहीं होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, तो ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स वाला स्टेटमेंट देख लिया करो, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। फॉर दी रेडियो वेव एंड गामा रेज, चार चॉइस रखी, एक तो एनर्जी से रिलेटेड है और एक फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फैमिली होती है उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, या तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा आपकी आपको याद हो, पर याद होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं गामा रेज, फिर लिखते हैं हम एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर आता है विजुअल। इसमें विजुअल लाइट और इसमें 7 कलर आते हैं विबग्योर, ऐसे आते हैं। और फिर आता है इंफ्रारेड, फिर इसमें आता है यहां पर माइक्रोवेव, और फिर आती है रेडियो वेव, ऐसे। तो हमें तो इससे और दूसरी है गामा रेस से, इससे मतलब है। अब देखो इसकी जो वेवलेंथ होती है 3600 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 7-8,000 एंगस्ट्रॉन्ग, किसी किताब में यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, थोड़ा सा 4000 से भी होता है, कभी कभी 8000 तक ऐसे। दैट मीन्स यहीं से थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि हम वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज हो रही है बेटा, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ऑफ गामा रेज कम है वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव से। ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब हम पढ़ते हैं तो इनकी रेंज भी याद होनी चाहिए, वेवलेंथ की रेंज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अच्छा,
तो हमसे एक तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा, तो एक तो ये हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है सी अपॉन लेमडा होता है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें गामा की और फ्रीक्वेंसी लिखें रेडियो की, रेडियो वेव की, ये तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उल्टा हो जाएगा ऐसे, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव हायर देन दैट ऑफ गामा रेज, जबकि गामा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो गया। हमें ट्रू स्टेटमेंट चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। एक चेक कर लिया हमने, अब एनर्जी का चेक करना है। दूसरा, जानते हो जब कोई रेडिएशन, ये आइंस्टाइन ने बोला था, जब ये प्रॉपर्टी है फोटॉन की, जब कोई रेडिएशन मैटर से इंटरैक्ट करता है तो वो रेडिएशन बिहेव एज अ पार्टिकल, जिसे हम फोटॉन बोलते हैं। जब भी कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो वो रेडिएशन बिहेव एज अ पार्टिकल, और उस पार्टिकल का नाम है फोटॉन। इसीलिए एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो देख सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वो फोटॉन की एनर्जी के अलावा ले सकते हैं, और फोटॉन की एनर्जी थी एच न्यू, या फिर आप लिख सकते हो एस सी वाई लैम्डा। ये आप यहाँ से एनर्जी ले सकते हो, ये रेडिएशन की एनर्जी ले सकते हो ऐसे। अब लैम्डा फिर बढ़ेगा तो फिर एनर्जी घटेगी, इसमें भी यही है, लैम्डा ज़्यादा एनर्जी कम, तो एनर्जी लैम्डा इसका ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, गामा की, है ना। तो यहाँ इससे देख लो, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा उसी की एनर्जी ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है तो एनर्जी भी गामा की ज़्यादा होगी। गामा रेज की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन रेडियो वेव, आप ये ले सकते हो। तो यहाँ अगर देखें द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की कम है ना, इज लेसर देन दैट ऑफ गामा रेज, तो ये सही है, रेडियो की कम है, गामा की ज़्यादा है, तो डी चॉइस इज करेक्ट। यहाँ सेम बता रहा है तो गलत हो गई। द एनर्जी ऑफ गामा रेज लेसर देन दैट, तो लेसर तो नहीं है, ज़्यादा है, इसीलिए ये वाली भी गलत हो गई। तो जो चॉइस करेक्ट है वो डी नंबर 5। अ ग्लास प्रिज्म हैज इंटरनल एंगल्स ऑफ 45, 45 और 90 डिग्री। द ग्लास हैज ए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। Which of the following ray diagram of depicts the possible path light through the prism? ये 4 पाथ दे रखे हैं, मैंने ये ड्रॉ भी कर रखे हैं। देखो सबसे पहले ये क्रिटिकल एंगल दे रखा है ना, में तो इससे प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए आप ऐसे। क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं एन आर अपॉन एन डी। बहुत से बच्चों को साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू याद होता है, वो तब वैलिड होता है जब एक साइड एयर होती है, ये हमेशा वैलिड होता है। हमेशा यहाँ लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ये याद रखिए बेटा हमेशा, ठीक है नहीं। अगर एयर होगा तो यहाँ पे रेयर मीडियम एयर हो गया तो 1 हो गया, और डेंसर मीडियम जो प्रिज्म है उसका म्यू मान लो तो 1 अपॉन म्यू दिखाई देगा, है ना। अच्छा एक बात, अब यहाँ से क्रिटिकल एंगल हमें सीध रखा है 45, और इधर आपका एयर है तो रेयर मीडियम ये, और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन डी मान लेते हैं, डेंसर मीडियम। तो यहाँ साइन 45 इज इक्वल टू एयर का 1 और इसका एन डी, ग्लास के प्रिज्म का इंडेक्स हो गया ये 1 अपॉन √2, 1 अपॉन एन डी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द ग्लास प्रिज्म जो आ गया वो √2 आ गया ये। अब इससे क्या फ़ायदा है वो ज़रा समझते हैं। देखो ये रे जो है आपकी इसके पैरेलल है बेस के, तो ये एंगल 45 होगा पक्का, ज्योमेट्री से ऑल्टरनेट डिग्री एंगल हो गया। यहाँ से जब आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये 45 डिग्री होगा, तो इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री हो गया फेस इसके लिए, ए बी के लिए, ये ए डाला है, ये बी डाला है, ए बी, तो इंसिडेंस एंगल हो गया 45। तो इस जगह पे लगा लीजिए आप स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो लगाएंगे तो 1 इंटू फेस ए बी के लिए लिख रहे हैं, 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 1, तो एयर का इंडेक्स हो गया, इसका √2 निकाला अभी हमने, तो √2 इंटू साइन R1 लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन √2 और ये √2 और ये साइन R1,
तो यहाँ से R1 जो आएगा, देखो ये नीचे 1/2 कर लो। चलो एक बार स्टेप बढ़ा देता हूँ। R1 ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो R1 की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। ठीक है, अब जरा सोचो, ये 90 है तो लाइट रिफ्रेक्शन एंगल 30 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से जब हम 30 डिग्री से ऐसे बेंड करेंगे, लाइट रेयर टू डेंस जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, तो टूवर्ड द नॉर्मल करें 30 डिग्री से ऐसे ऐसे जाएगा ये, तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा इसमें। अब सोचो, ये इसके और इसके बीच में 90 डिग्री तो नॉर्मल था ना, ये 90 + 30, तो इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले को, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को देखना, ठीक है, जो मैंने बनाया ये वाला यहाँ तक। तो ये हो गया 120 + 45, 120 + 45 ये हो गया 165। तो ये एंगल कितना आएगा ये वाला, अगर ये 165 है तो ये आएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, तो इस रे के और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल आएगा ये वाला, ये आएगा 75। और ये एंगल किससे बड़ा है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, तो एक बात हम जानते हैं, जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाए और वो एंगल अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो सेम मीडियम में सेम एंगल से लाइट वापस आ जाती है, वापस आ जाएगी अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो यहाँ देखो, ये इंसिडेंस एंगल है, फेस किसके लिए? AC के लिए। फेस AC के लिए जो इंसिडेंस एंगल है वो 75 है और क्रिटिकल एंगल 45 है, तो I > C है, तो यहाँ TIR होगा। ठीक है, तो TIR होगा तो 75 से लौटेगा ये, तो ये ध्यान रखने हैं, ये बिल्कुल कुछ इस तरह से बनेगा, बिल्कुल सिमेट्री होगी उधर की तरफ और इधर की तरफ, ये ऐसे, ये 75 से लौटा तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, और ये 15 डिग्री हो जाएगा तो ये 45 और ये 15 60, तो ये 120 डिग्री आएगा दोबारा से, बिल्कुल सेम सिमेट्री बनेगी। 120 डिग्री बनेगा तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना ये, तो ये 30 डिग्री आएगा। अब सोचो ये 30 है तो ये 30 प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिटी लग रही है बिल्कुल, तो ये 100% यहाँ पे 45 आएगा और पैरेलल निकलेगा इससे। चाहो तो इस जगह पे स्नेल्स लगा के देखो तो ये 45 ही आएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही बनना है, तो ए चॉइस इज करेक्ट। मैं सब बताऊंगा पूरे चारों केस, आपको ये समझ में जरूर आया होगा पर। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। इस पे आ जाओगे तो देखो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाओगे डैश, तो ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, कहोगे ये 45 है तो ये 45, ये 90, ज्योमेट्री से देखोगे तो ये भी 45 और ये 45, तो यहाँ पर अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे तो ये भी 45 ही आएगा। तो इसमें भी इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री है। सोचो अभी मैंने निकाला, कैलकुलेशन की, और क्रिटिकल एंगल सबका यही है, तो 45 डिग्री पर जब हम डाल लेते तो रिफ्रेक्शन एंगल जो 30 डिग्री आ रहा था, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री आएगा। तो ये सोचो ये 45 तो ये 45, तो 30 डिग्री कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे जाना चाहिए था ये, तो ये 30 डिग्री पर आएगा इधर ऐसे। ये 30, सोचो ये 30, तो ये पूरा एंगल जो आएगा वो 60 आएगा। 60 और 45 हो गया कितना? 60 और 45, ये हो गया आपका 105, और 105 में से 180 घटाएंगे तो ये जो बचेगा यहाँ पे, ये 75 बचेगा, और 75 बचेगा तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये ऐसे, तो ये 15 डिग्री आएगा, और ये 15 डिग्री आ रहा है। तो इस फेस की बात करें हम, कौन से वाले? CB वाले फेस की। CB वाले फेस के लिए इंसिडेंस एंगल जो आ रहा है वो 15 डिग्री है, और क्रिटिकल एंगल दे रखा है 45, तो I <C है, मतलब नो, केवल रिफ्रैक्शन, TIR नहीं होगा, सिंपल रिफ्रैक्शन। 3 केस होते हैं ना भाई, कि अगर आपकी लाइट डाली और अगर ये एंगल इंसिडेंस एंगल <C है, तो लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो अभी फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाएं तो एक इंसिडेंस एंगल पर जिसके लिए रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री होता है, उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसके लिए R 90 डिग्री आया, और इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा दें तो जैसे ही इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो सेम मीडियम में वापस आ जाता है सेम एंगल से, उसको TIR बोलते हैं, है ना। ये 3 केस आपको आते होंगे। तो यहाँ I <C है, इसका मतलब लाइट बस सिंपल रिफ्रेक्शन हो जाएगा, अभी फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे निकल जानी चाहिए थी, TIR नहीं होना चाहिए था इसका, जबकि इसमें TIR हो रहा है।
यहाँ पे, तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। ये वाला केस और ये वाला केस एग्जैक्टली सेम है, पता नहीं क्यों दिए हैं, ये और ये एक ही बात है। एरो इसने गलत ही बना दिया है, ये एरो मान लो ऐसे है, ऐसे, तो ये उसमें कोई अंतर नहीं है, बस घुमा दिया उसको। सेम कहानी है, सेम डिट्टो। इसकी कहानी और इसकी और इसकी कहानी सेम है। सोचिए कैसे, यहाँ से ऐसे लाइट गई, ऐसे नॉर्मल बढ़ाया, ऐसे टर टर, ये 45, तो ये भी 45, ये भी 45, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो ये 45 आएगा। और फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे तो R 30 डिग्री आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ये 30 है ये वाला, तो ये 60 डिग्री होगा ये वाला, और 60 45 तो ये 75 ही आएगा, और 75 ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये 15 डिग्री आएगा, और 15 डिग्री आया तो इस वाले फेस से भी I <C है, तो लाइट फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होकर बाहर निकल जाएगी, इसीलिए ये भी गलत है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, बट इसमें यहाँ गलती करी है इसने। यहाँ पे देखो ये पैरेलल आई थी और पैरेलल ही इमिट हुई थी, तो इसमें भी पैरेलल जानी चाहिए थी, लेकिन ये पैरेलल नहीं गई। बाकी का सब सेम है, सब कुछ सेम है इसमें। अगर आप देखोगे तो यही कहानी बनेगी। नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप यहाँ से तो ये 45 आएगा, फिर वो 30 डिग्री से ऐसे जाएगा तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये पूरा 120, तो ये 15 डिग्री आएगा, और 15 डिग्री आएगा तो ये एंगल 75 डिग्री आएगा, और 75 आया तो इस वाले फेस के लिए, कौन से वाले फेस के लिए, ये बी है और ये सी है, सी और बी, इसके लिए I <C हो जाएगा। तो TIR होगा 75 से, 75 से वापस आएगा, ये 15 डिग्री आएगा, ये 120 आएगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये 30 आएगा, और जब ये 30 आया तो ये 45 डिग्री आना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए, जबकि इसमें ऐसे ना निकाल के, पहला ना निकल के उसको सीधे निकाल दिया है, इसीलिए ये भी गलत है। द लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट। The resulting diffraction pattern is viewed on the screen. The graph shows the variation of the intensity with distance on the screen. The width of slit is increased, keeping the intensity of the light source the same. Which of the following graph is correct? Correct पूछ रहा है। The original graph, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, original curve shown in the dash line. ये 4 फिगर दे रखे हैं। देखो इसका सोल्यूशन देखें तो ये हमने सिंगल स्लिट का एक सिंगल स्लिट बनाई है, ये ऐसे। ये विड्थ ऑफ स्लिट बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है भाई, ठीक है, समझाने के लिए बना लिया है, ठीक है। नहीं, इसको बोल ले हम विड्थ ऑफ स्लिट। ये क्या चीज़ है, विड्थ ऑफ स्लिट। फिर यहाँ पर अगर हम बनाएं ग्राफ तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये D1 और D1 फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा होता है, और इसकी इंटेंसिटी ऐसे बढ़ती है। ये सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं हम इसको, जानते हो। इसकी ये D1 हो गया, ये D1 हो गया, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा B0, इसको लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फिर इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, D1 है, ये D2 है, पर इसकी जो विड्थ होती है ना, इसके आधी होती है और इंटेंसिटी घट जाती है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे इधर की तरफ बनेगी, ऐसे। देखो यहाँ दिखाई भी है, ये देखो ये दिखाई है, यहाँ से यहाँ तक की छोटा सा दिखाया है, बहुत दिख रहा हो शायद आपको। यहाँ थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं, अब दिखा हुआ शायद, है ना, दिखा, बहुत छोटा सा दिखाया है, देखो ये रहा, और इधर भी तरफ ये फर्स्ट मैक्सिमा है आपका, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से बनता है, इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ nth आपका कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, कोई सा भी देख लो, सबकी विड्थ बराबर हुई होती है। इधर ये बीटा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा वैसे तो यहाँ पे इसमें रिलेशन होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसे बोल रहे हैं हम लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए विड्थ ऑफ, ये कैपिटल D होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्मॉल ए विड्थ ऑफ स्लिट है। और विड्थ ऑफ मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनी
मैक्सिमा, कोई भी अदर मैक्सिमा जो होता है उसकी जो विड्थ होती है बीटा, वो इसकी आधी होती है लैम्डा डी अपॉन ई। ये रिलेशन होता है कि बीटा नॉट जो होता है 2 टाइम्स ऑफ बीटा होता है ना ये। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हो इसमें कहा है कि विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज्ड। अगर हम इसकी विड्थ स्लिट की इस ए को क्या कर रहे हैं, ए को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको इंक्रीज करने से ए को अगर आप इंक्रीज करोगे तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा दोनों ही घटेंगी। तो ए इंक्रीज किया तो ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, पहली बात। दूसरी बात, इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो इंटेंसिटी, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इज सेम। अगर सेम इंटेंसिटी का रखा है तो आपने देखो इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा होगा, ये इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं ज्यादातर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। विड्थ ऑफ स्लिट है ये, स्लिट की विड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटेंसिटी का, विड्थ की स्लिट के साथ, मतलब ए के साथ। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड में समझना है इसको, ठीक है नहीं, विड्थ ऑफ स्लिट बोल रहे हैं इसको हम। इसके साथ ऐसा होता है, अगर विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। एक्चुअल में इंटेंसिटी उतनी ही रह रही है, अगर वो कह रहा है सोर्स की उतनी रह रही है ना, लेकिन फिर उसी इंटेंसिटी को अगर एडजस्ट करना है तो पहले इतने उसमें हो रहा था तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। इंटेंसिटी अगर सेम रखनी है तो भाई उस वाली कंडीशन में उस इंटेंसिटी को आपको उसने उस पोर्शन में रखना है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए विड्थ कम करेंगे। अब मैं जो बना रहा हूँ ना वो कौन सा वाला बना रहा हूँ पता है, जो ये तो ओरिजिनल है, अब इसकी विड्थ घटेगी तो ये विड्थ घटेगी ऐसे और ये टॉलर हो जाएगा ऐसे, नहीं है ना, इंटेंसिटी में चेंज नहीं आया, वो कम एरिया में स्प्रेड हो रही है ना, अब इंटेंसिटी उतनी है तो कम एरिया में होगी तो उसको टॉलर करना पड़ेगा ऐसे। और इसकी ये विड्थ डिक्रीज कर दी मैंने, ये वाली विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज होगा, है ना, ये डिक्रीज कर दी और ये भी डिक्रीज होगी तो ये भी छोटी हो जाएगी ऐसे, अब ये छोटी हो जाएगी ऐसे नहीं, और ये भी छोटी हो जाएगी, अरे आया पहले की कंपेयरिंग। तो ये ऐसा डायग्राम होना चाहिए। तो इसमें ऐसा डायग्राम देखें तो देखो इसमें ये डेड डैश वाला जो लाइन है तो ये तो ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल कर्व है, तो इसमें तो विड्थ बढ़ा दी है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी विड्थ बढ़ा दी है, इसमें भी देखो विड्थ बढ़ा दी है तो ये भी नहीं होगा, इसमें विड्थ थोड़ी सी घटाई है और है ना, लेकिन इंटेंसिटी तो ओरिजिनल वाले की ज़्यादा दिखा रहा है, ओरिजिनल वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि होगी किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, बाद वाले की, तो इसीलिए गलत है। विड्थ तो थोड़ी सी क्या कर दी इसने, कम कर दी है, लेकिन और इंटेंसिटी को तो बढ़ा दिखा रहा है ओरिजिनल वाली को, तो इसीलिए गलत है। डी चॉइस देखिए आप ढंग से अच्छी तरीके से, तो इसमें जो डेड डैश वाला तो ओरिजिनल वाला हो गया, इसकी विड्थ भी घटाई है इसने यहाँ पे, थोड़ा सा इसको नीचे करके दिखाऊं आपको, अब शायद साफ दिख रहा होगा आपको, इसमें डेड डैश वाले की विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम कर दी है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, और इसकी भी कम की है, देखो आपने इसकी भी कम की है, देखो यहाँ से यहाँ तक थी और इसमें छोटी सी छोटी छोटी कर दी है, दिख रही है ना। तो उम्मीद करता हूँ इसीलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये डी चॉइस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द इमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ, पर इमिशन पर ध्यान देना है। अब थोड़ा सा मैं पहले समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं। देखो बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या था, ये न्यूक्लियस है और ये मान लो कोई ऑर्बिट है, ठीक है, मान लो ये n1 ऑर्बिट है, n1 ऑर्बिट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी है En1, और एक ऑर्बिट और है हमारे पास अंदर ऑर्बिट ये रही, इसकी n2 ऑर्बिट है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो है En2, और जानते हो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है तो En2 इज ग्रेटर देन En1। जैसे जैसे हम इधर से न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ती है एक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कम है। तो इसमें दो कंसेप्ट हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी सप्लाई दे दूं
तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जाएगा, एक तो ये है। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? टोटल एनर्जी के डिफरेंस के, डेल्टा ई एन टू माइनस ई एन वन। इतनी एनर्जी अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना इस टोटल एनर्जी के डिफरेंस के, इन दोनों के टोटल एनर्जी के डिफरेंस के, तभी वो यहां से यहां जंप कर पाएगा। एक बात तो ये है ना। दूसरी बात, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। रिलीज्ड एनर्जी कब करता है? जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में जंप करे। किसके फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दो या फोटोन कह दो। ये डी ब्रॉगली का थर्ड पोस्टुलेट है। जब ये ऊपर से नीचे जंप करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में जंप करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी करेगा? डेल्टा ई। कितना होगा? टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, इक्वल टू किसके फॉर्म में कर रहा है? फोटोन के फॉर्म में कर रहा है, इसीलिए एच न्यू। और न्यू की जगह पे आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो आप चाहो तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसको ले लो ऐसे, ई एन टू माइनस ई एन वन इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। ये रिलीज्ड एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। तो जानते हो ये डेल्टा ई इस एनर्जी गैप को शो करता है। डेल्टा ई इस एनर्जी गैप को भी शो करता है, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसने इमिशन कहा है, तो इसमें इसको देखो आप पहले, ये लोअर एनर्जी से ऊपर जा रहा है, एरो देखो, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आता है और हमसे कह रहा है इमिशन की बात। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ये भी लोअर से ऊपर जा रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिट जा रहा है, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएट थोड़ी करेगा, इमिट थोड़ी करेगा। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। मोस्टली बच्चे इसी को टिक कर रहे हैं, थर्ड वाले को, क्योंकि इसको नहीं पढ़ रहे इमिशन वाले स्टेटमेंट को। अब रह गए देखो ये सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। ये जब ऊपर से नीचे कूद रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन। तो इसी की बात कर रहा है इमिशन करने की, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे पहली बात। अब इसमें ये चीज़ क्या होती है, ये जो है ये, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा, इसमें एनर्जी गैप उससे कम और इसमें एनर्जी गैप सबसे कम। ये जो बता रहा है ना ये ऐसे कि पहले ऐसे बनाया फिर ये बनाया, फिर उसके बाद वो एनर्जी गैप कम करता जा रहा है। देखो आप ऐसे कम करता जा रहा है ऐसे। ये जो चीज़ है ना ये एनर्जी गैप मतलब डेल्टा ई को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे इस वाले के लिए लिखेंगे तो डेल्टा ई ये है, इसके लिए लिखेंगे तो डेल्टा ई ए है। तो एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ई को गैप करता है, रिलीज एनर्जी को स्टेटमेंट को शो करता है, ये डेल्टा ई होता है। ये जो होगी ये टोटल एनर्जी होगी। जैसे अगर यहाँ मैं लिखूँ E1 और यहाँ लिखूँ E2 तो डेल्टा ई होगा टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, E2 माइनस E1। पहले इस बात को समझो, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो सबसे कम जिसमें एनर्जी गैप होगा डेल्टा ई का इस लैम्डा के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। एच सी तो कांस्टेंट टर्म है, तो डेल्टा मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो अगर ये सबसे कम होगा तो ये सबसे ज़्यादा होगा। अब डेल्टा ई सबसे कम किस में है वो देख लो, तो देखो इसमें एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है फर्स्ट वाले में, तो डेल्टा ई फर्स्ट का सबसे ज़्यादा है। इसका एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हुआ है, डेल्टा ई सेकंड वाले का थोड़ा सा कम हुआ है, और फोर्थ वाले का डेल्टा ई जो है वो सबसे कम है, ये इसका सबसे कम है। थर्ड को मत देखो, उसका एनर्जी गैप सबसे कम है मानता हूं, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है बेटा, एब्जॉर्प्शन तो बोल ही नहीं है, एमिशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए लैम्डा फर्स्ट सबसे कम होगा, लैम्डा सेकंड उससे ज़्यादा होगा और लैम्डा फोर्थ सबसे ज़्यादा होगा। तो यही मैक्सिमम वेवलेंथ का होगा, इसीलिए सी चॉइस इज करेक्ट। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड along the axis of AC current carrying loop। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है।
और ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये भी देख लिया करो ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, अच्छा अब डायग्राम बना के समझते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन। एक हम वर्टिकल सर्कुलर लूप बना रहा हूं मैं, ऐसे कुछ ऐसे कर देता हूं, और ये इसका एक्सेस है, ये क्या चीज है, एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे, और एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल, इसे एक्सेस बोल रहे हैं हम, एक्सेस ऑफ द कॉइल सर्कुलर लूप, और इस चार्ज पार्टिकल एक इसी एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है ऐसे v वेलोसिटी से। अब मान लो करंट की डायरेक्शन इसमें कुछ इस तरह से है ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये गई ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्सेस के अलोंग होती है। तो इस डायग्राम में ऐसे दिखा दी। और इसका हम टॉप व्यू देखें ना, हम ऐसे, इसको अगर हम ऐसे बना लें, है ना, और डायरेक्शन दिखा दें हम वेलोसिटी की, देखो टॉप व्यू देख रहे हैं इसका ये वाला साइड व्यू देखें ऐसे, है ना, तो इधर से देखें तो ये हमें इसमें एंटर करता हुआ दिखेगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आ रही है, तो उस वाली कंडीशन में इधर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो बाहर तब आएगा जब हम करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे। तो आपने देखो ये चीज बनाई होगी ऐसे, ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बनाए और एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाएं। इस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, तो राइट हैंड लेते हैं और राइट हैंड की फिंगर को हम करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं ऐसे ट्र ऊपर की तरफ, तो प्लेन ये हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आ रही है ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। यहाँ पे ये जो क्रॉस बनाया है, क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे चल रहा है पार्टिकल एक्सेस के अलोंग, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई भाई ऐसे। ये क्या चीज हो गई, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ऊपर से देखें टॉप व्यू से, तो है ना, तो ये वेलोसिटी की हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। डॉट एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है भाई, 0 भी हो सकता है। अगर हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते, कैसे, ये सर्कुलर लूप, ये डट 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 डैश, और करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज पार्टिकल एक्सेस के अलोंग ही मूव कराते, ये चार्ज पार्टिकल है, और ऐसे ही मूव कराते, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आ जाएगी, इधर भी। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल इस डायग्राम में 0 है, इसमें 180 था। इसका भी अगर हम टॉप व्यू बनाएं तो इसमें ये सर्कुलर लूप बना लिया, चार्ज पार्टिकल एक्सेस के अलोंग अंदर की तरफ ही जा रहा है, एंटर कर रहा है इसमें, तो ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई चार्ज पार्टिकल की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई है। तो इसमें अगर आप अपनी राइट हैंड की थंब घुमाएं तो ऐसे आगे ड्र नीचे की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे ही आ रहा है। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ये तो इस वाले केस में था एंटी क्लॉकवाइज करंट थी, इसमें क्लॉकवाइज करंट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया इसमें। जब ऐसा होता है तो मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये होता है फॉर्मूला QVB साइन थीटा। अब चाहे आप 0 डिग्री रख दो, चाहे 0 डिग्री 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, साइन में तो 0 और 180 दोनों की 0 होती है। तो यहाँ आप लिखोगे QVB 0 या फिर 180 डिग्री, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, चार्ज पार्टिकल का मास अगर m है इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कैसा, कांस्टेंट।
है ना। तो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी विद विच इज प्रोजेक्टेड, है ना। एक्सेलरेशन तो यहाँ जीरो आ रहा है ना भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, तो ये तो गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द कॉइल। द चार्ज पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। डी चॉइस इज करेक्ट। Two small identical magnets are allowed to fall freely, one through the vertical solenoid of 20 meter made up of copper and under air through the same vertical distance. The time taken by the two magnets to fall will be, ठीक है। तो एक तो ये सोलिनॉइड बना ली मैंने आपको, ये आपका क्या है, सोलिनॉइड है, ठीक है। और यहां से एक मैग्नेट गिरा रहे हैं हम ऊपर से, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक मैग्नेट ऐसे गिरा रहे हैं और एक हम एयर में गिरा रहे हैं। इधर एयर है आपका, मतलब कोई कॉइल नहीं है और आइडेंटिकल मैग्नेट है, दोनों एक जैसी हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एयर में गिरा रहे हैं। तो मान लो ये यहां तक गिर के आया, तो यहां तक जब ये गिरेगा वर्टिकल डिस्टेंस x, तो कौन जो है कम समय लेगा या ज़्यादा समय लेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो जानते हो इसका, अगर मैं इसको समझाऊं, पहले इसको समझो। मान लो इसको केवल एक लूप बना लेता हूं, ऐसे सिंगल टर्न, ऐसे इसका एक टर्न बना लिया मैंने, और ये आपका नॉर्थ पोल ऐसे बना लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये फ्रीली फॉल है। तो एक बताओ, जैसे जैसे इसके पास आएगा तो इससे लूप से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकलती हैं, ऐसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे है, ये इस तरीके से, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं इसमें से। सोच के बताओ, जैसे जैसे क्लोज आएगा तो इस लूप से लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी, तो बढ़ेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं इससे, और ऐसे इंक्रीज हो रही हैं, बी इंक्रीज हो रहा है ऐसे, प्रश्न ये है, और ये इंक्रीज का सिंबल है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट इस तरह से डेवलप होगी जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोज करेगी, चेंज का अपोज करेगी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा इंड्यूस करंट कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ने का विरोध करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, कैसे करे भैया विरोध, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर निकाल लगा देगी अपना। ये तो ड्यू टू मैग्नेट है, ड्यू टू मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये ड्यू टू करंट है, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट जो इसमें पैदा होगा। क्योंकि जब भी किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है, अगर सर्किट क्लोज हो तो ऐसे। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो नॉर्थ पोल से लीव करती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, और अंदर होती हैं साउथ टू नॉर्थ। तुम्हें नहीं लगता अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनना है तो एक ऐसे इमेजनरी यहाँ मैग्नेट बन जाएगा, और इसमें से निकल रही है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। तो आपको नहीं लगता इस नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन फोर्स की वजह से इस मैग्नेट पर, इस नॉर्थ की वजह से इस वाले नॉर्थ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये रिपल्सिव फोर्स, और रिपेल कर रहा है। तो एक तो ये यहाँ पे तो रिपल्सन है, और यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, सीधा अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट चल रहा है ये A इक्वल टू जी से, और ये चल रहा है A लेस देन जी से। तो इसमें एक्सेलरेशन जो है मैग्नेट में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है, और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही है, फ्री फॉल कर रहा है ना बेटा यहाँ पे। और यहाँ पर इस पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा ना इस जगह पर ऊपर वाले फेस पर,
और नीचे वाले फेस पे साउथ बनेगा, तो ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और रिपल्सन फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो लेस देन g होगा। अब बताओ इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, इसको यहां से यहां तक सेम डिस्टेंस कवर करने में कौन पहले आ जाएगा? तो ये पहले आ जाएगा और ये लेट आएगा, इसको समय ज़्यादा लगेगा। तो लिख रहा है द टाइम टेकन बाय द टू मैग्नेट फॉल्स विल बी सेम इन बोथ केस, तो ये तो गलत है। मोर फॉर मैग्नेट फॉलिंग इन एयर, तो इसमें तो कम समय लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसमें समय कम लगेगा। मोर फॉर मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलिनॉइड, यही सही है। और इनफाइनाइट ये तो गलत है, तो सी चॉइस इज करेक्ट। द EMF जनरेटेड बाय एन AC जनरेटर is given by V equal to V naught sin omega t, where the omega angular frequency of the armature of generator. What will be the EMF if the angular frequency is double? तो हमें EMF दे रखा है V equal to V naught sin omega t। यहाँ जो V naught होता है इसे पीक वोल्टेज बोलते हैं, पीक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। अब बच्चा सोच रहा है कि बस इसको डबल करना है तो यहाँ 2ω2 कर दूं और टिक कर दूं A, पर इंपॉर्टेंट है जो पीक वोल्टेज होता है ना, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ANAB होता था। इसमें N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर ऑफ आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स लपेटते हैं कॉपर वायर के। A जो कॉइल बनाई है आर्मेचर कॉइल, उसकी एरिया ऑफ द लूप है, B मैग्नेटिक फील्ड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वैल्यू भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे। इफ अब कह रहा है कि अगर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को अगर क्या कर दें, इज डबल, इसको डबल कर दें, तो इसको डबल कर दें तो नया ओमेगा 2ω हो गया। तो नई पीक वोल्टेज जो होगी V नॉट, ये NAB 2ω हो जाएगी, दैट मीन्स 2V नॉट हो जाएगी। इसीलिए न्यू EMF लिखें, न्यू EMF तो लिखें तो V डैश बराबर V नॉट पीक वैल्यू एंड साइन 2ω t, क्योंकि यहाँ ओमेगा की जगह पे 2ω करना है और इसमें भी चेंज करना है, तो ये मैंने चेंज किया। तो ये लिख सकते हैं 2V नॉट साइन 2ω t, ये आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द टू न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 8 and 27। वैसे तो इजी क्वेश्चन है पर मैं पूरा भी बताऊंगा आपको, पहले शॉर्ट में बताता हूं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद हो तो सबसे बेटर है, 3m/4πr0 का क्यूब, और ये कांस्टेंट है पूरा के पूरा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हियर m क्या है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कह दो या फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। और R0 एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ, जिसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1.2 10⁻⁻15 मीटर। तो देखो प्रोटॉन का मास कांस्टेंट रहता है और R0 कांस्टेंट है ये, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, और जब इंडिपेंडेंट है तो रेशियो निकालें, मास नंबर भले ही अलग है उनके, लेकिन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती है, और पूरा ये टर्म कैसा है, कांस्टेंट है। भाई कोई सा भी न्यूक्लियस हो, उसका जो प्रोटॉन का मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और R0 कांस्टेंट है ये, इसीलिए रेशियो 1:1। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, उसको समझाता हूं थोड़ा सा। एक तो आंसर यही हो गया डी चॉइस, ऐसे आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए ऐसे कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये ध्यान रखना चाहिए।
अब इस फॉर्मूले को आया कैसे, तो एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस mn लिख देता हूं अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई, स्पेरिकल मान लें तो r3। अब देखो एक्सपेरिमेंटल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब पूरा तो नहीं करेंगे, कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो r0 a⁻⁴ यहाँ पे r0 वही कांस्टेंट टर्म है जो हमने बताया, ये a मास नंबर है। अच्छा, और मास ऑफ न्यूक्लियस ये थोड़ा सा समझा दूंगा। मास ऑफ न्यूक्लियस जो हम लिखते हैं mn, ये m इंटू ए होता है। m यहाँ पे वही स्मॉल m मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन है, a मास नंबर है। अभी वैल्यू पुट करता हूँ, ये कैसे आया ये भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ, m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। जब r की वैल्यू ये पुट करेंगे और इसका पावर क्यूब है तो r0 की पावर क्यूब हो जाएगी और a से a कैंसिल हो जाएगा और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा 3 ऊपर पहुंचा दें 3m/4 पाई r0 का क्यूब, ये है ना। तो है ना मास, न्यूक्लियर मास डेंसिटी मास से कैसी है, मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये कैसे आया, तो सुनो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एल्यूमिनियम ले लो 1327 होता है, इसमें ये तो Z होता है, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं इसको हम ओनली, ठीक है। और ये होता है मास नंबर, दैट मीन्स A। और फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो 27 माइनस के 13 दैट मीन 14। तो 14 न्यूट्रॉन और 13 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर। एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 13 प्रोटॉन है और 40 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस सोचें, मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, तो 13 प्रोटॉनों का मास प्लस 40 न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस ये हो गया इतना। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मास से, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल m लगभग बराबर है। तो इस वाले केस में इसे 13 m ले सकते हैं और इसे 14 m ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27 m, और ये 27 है क्या है, ये मास नंबर है, मास नंबर है A, इसीलिए इसे लिख सकते हैं Ma। इसीलिए न्यूक्लियस का मास जो लिखते हैं वो m इंटू ए लिखते हैं। इसमें m क्या है, या तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन का हो या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन का हो। व्हेन वी मूव मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम पॉइंट P टू Q, देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस पर भी ध्यान दे दिया करो, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू पूछ रहा है, ये फिगर दे रखा है और इसमें 4 चॉइस दे रखे हैं। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, यहाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर है P और Q पर, और यहाँ पर 45 डिग्री से है विद रेस्पेक्ट टू। समझते हैं, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहले तो एक बात बताइए, इसमें आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा एंड इस सोलिनॉइड का, कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ है। तो इसे पता करने के लिए आप ये यूज कर लीजिए, आपने पढ़ा होगा। देखो थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले आपने इसमें एक करंट कैरिंग लूप है, क्या सेंटर पर मल्टीपल डायरेक्शन निकाल सकते हो? तो किससे निकालते थे? राइट हैंड स्क्रू रूल से, थंब स्क्रू रूल से। तो देखो अपनी राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाते थे हम ऐसे, थंब नीचे की तरफ आ रहा है और ये थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मल्टीपल की डायरेक्शन को बता रहा है नीचे की तरफ। अगर आप ऐसे करते थे, याद करो कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है ऐसे, तो आप अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते थे ऐसे। थंब आ रहा है ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करी ना आपने फिंगर, थंब ऊपर आया, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर ऊपर की तरफ है। बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी करिए। आप अपनी फिंगर ऐसे रखेंगे
तो आपको अपनी, जैसे ये पेन है तो इसमें करंट ऐसे आ रही है, लपेटी ऐसे है करंट, तो आप अपनी थंब को ऐसे रख के अपनी कंठ की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा रहे हो, ऐसे नहीं। देखो कंठ की डायरेक्शन ऐसे ही है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, ट्र ऐसे, है ना, देखो डायग्राम में। तो ये थंब इधर आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से एंटर कर रही हैं। अब मैग्नेटिक में एक बात जानते होंगे कि अगर कोई मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इनसाइड तो होती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर जो होती है आउटसाइड द मैग्नेट देखते हैं तो नॉर्थ से अवे निकलती है और साउथ में एंटर करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में एंटर करेगी और नॉर्थ से लीव करेगी, और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर होती है, आप ऐसे कह सकते हो, कंप्लीट लूप बनाते हैं ये, ऐसे बनाता है बेटा, ऐसे, और बाहर ऐसे कंप्लीट लूप बनाएगा। ओपन कर्व नहीं होता, क्लोज लूप बनता है, इसीलिए ऐसे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ से लीव कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, या इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल मान लो आप। मैग्नेटिक डाइपोल अगर कंसीडर कर लोगे तो ये एक्सियल पोजीशन है मैग्नेटिक डाइपोल की, और ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। भाई इसका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ। डाइपोल मूवमेंट जो होता था उसकी डायरेक्शन होती थी कैपिटल एम की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, और ये एक्सियल पोजीशन है। और एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल मूवमेंट एम की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी इस जगह पर, ये एक्सियल पोजीशन हो गई, और यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आती है ऐसे, बी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस के क्यू बनाते थे, ये प्लस के क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनाते थे पी ऐसे, और इसको बोलते थे हम एक्सियल पोजीशन ऐसे, और एक्सियल पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर तो बी की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दिखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आती थी वो इक्वेटोरियल वाली ऐसे आती थी, इस पी के अपोजिट। सेम कंसेप्ट है बेटा ये। अगर बी की डायरेक्शन ऐसे है तो जानते हो जो कंपास निडल हम यहाँ रखेंगे ऐसे, यहाँ पे जो आपका ऐसे आएगा डायरेक्शन आएगी कंपास निडल की ऐसे, तो यहाँ पे इधर साउथ होगा क्योंकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला नॉर्थ होगा ऐसे। नहीं आया? तो हमें पूछ क्या रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल पी एंड क्यू विल सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे रहेगी इसकी ऐसे, और जब यहाँ रखेंगे कंपास निडल को आपको ऐसे, तो ये इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर की तरफ होगा क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस लीव करती हैं बेटा। ये नॉर्थ होगा ये वाला, और ये साउथ होगा क्योंकि नॉर्थ में लीव करती है, तो नॉर्थ से लीव करती दिख रही हैं, यहाँ पे इस नॉर्थ से लीव करती हुई दिख रही हैं। तो बी की डायरेक्शन और यहाँ इसकी डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं डिफ्लेक्शन की, है ना ऐसे। और या फिर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्केच करते हैं ना, इसके अंदर तो ऐसे आती हैं बेटा, ऐसे ऐसे बनेंगे, एक ही साइड बना रहा हूँ बस केवल। जब ये पैरेलल होंगी यहाँ पे और फिर यहाँ ऐसे होंगी, यहाँ की तरफ गैप बढ़ता है, फिर यहाँ आएंगी तो ये ऐसे, और ये इस तरीके से होते हुए ऐसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बेटा, यहाँ से लीव कर रही हैं, यहाँ से एंटर कर रही हैं, तो डायरेक्शन ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर देखिए, या इक्वेटोरियल पोजीशन के बेसिस पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। इसीलिए बी और पी और क्यू पर, ये क्यू पॉइंट था आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, और कंपास निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी अपोजिट होंगी, इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए बी। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल पी एंड क्यू विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। बी चॉइस इज करेक्ट। नंबर 13 असर्शन क्या गिवन है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। रीजन दे रखा है इसका, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो सबसे पहले आप चेक किया करो कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे रीजन पहले ट्रू है या फॉल्स है, बाद में देखेंगे कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो बाद में देखा करो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चेक करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव।
ये ट्रू है या फॉल्स, तो समझो। देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, इसका जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला होता है वो -13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है ऐसे। और आपको अगर पूरा फॉर्मूला भी याद हो तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर e की पावर 4 ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट आता है टोटल एनर्जी का ये। और नेगेटिव में किसमें है, नेगेटिव में है, इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है ना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा न्यूमेरिकल करते समय, ये थ्योरी में पढ़ा होगा ड्राइव करते समय। इसी से ये रिजल्ट आता है, जब इन सारे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पुट कर देते हैं तब ये आता है, ठीक है। अच्छा, एक रीजन। दूसरा कह रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देखो आपको ये समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव जेड ई चार्ज, जेड एटॉमिक नंबर है आपका, दैट मीन्स प्रोटोनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ई, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है ई, तो अगर उसके अंदर प्रोटॉन है जेड तो जेड ई चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड से घूम रहा है। तो यहां पर एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। और इस फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है। जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स ये सर्कुलर पाथ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये इसे सर्कुलर पाथ पर घुमाए रख रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसकी, है ना। तो ठीक है ये वाली बात भी, तभी तो हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इससे एक रिजल्ट आता है आपका बोर पोस्टुलेट का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई, क्योंकि ये फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज का साइन नहीं रखते, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बस केवल हम। तो E ओवर आर स्क्वायर, और देखो ये आया mb स्क्वायर अपॉन आर। हम केवल यहाँ पे फोर्स का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो साइन पुट नहीं करते चार्ज का, ये फर्स्ट है आपका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि ये ट्रू है। अब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर है इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे सर्कुलर पाथ पर घुमाता कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं स्फीयर की, तो आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये Q1 है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं हम, ये Q2 है। इसे पूरे एक सिस्टम मान लें और इसकी डिस्टेंस मान लें r। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। तो जब स्केलर है तो इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं हम, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का, ये क्योंकि स्केलर है तो यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन आता है। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी हो और हम उसका केवल मैग्नीट्यूड निकालने हो तो Q1 Q2 ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन नहीं लिखते। इसीलिए यहाँ पे जब विद साइन लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें इसकी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई इंटू, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखें तो माइनस के ई अपॉन आपका कितना आर, ये होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये जानती हो इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट का भी हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये बोर के पोस्टुलेट से निकालते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, ये होता है ना। जब ये वाली वैल्यू हम जब यहाँ रखते हैं ना, ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू है ना, ये जेड होता है केवल से याद, जेड ई स्क्वायर होता है, 4 पाई एम स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। जब ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू हम जब यहाँ रख देते हैं ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनती है ये -(1/4 पाई एप्सिलॉन 0). देखो ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा और ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो है ना, ये ऊपर आएगा तो ये 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। उसी पर आ रहा हूँ कि नेगेटिव साइन कैसे आया, वो इसका दोनों का कनेक्शन कैसे नहीं है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इन दोनों रिलेशन में चेक करो आप, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना। तो लेकिन इन दोनों में एक अंतर तो ये नेगेटिव का है और एक अंतर यहाँ पे भी है, ये 4 है और यहाँ 2 है। अगर मैं इसमें रिलेशन लिखूं इन दोनों में तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होती है बेटा। इसीलिए जो टोटल एनर्जी है ये होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -2 टाइम्स ऑफ के है और प्लस काइनेटिक एनर्जी के है, तो ये माइनस का के आ गई। तो जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव में आई लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के बराबर आई। काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, लेकिन टोटल एनर्जी कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव टोटल एनर्जी का जो आने का रीजन है ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम की वजह से आती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है ना। इसीलिए ये कैसी वैल्यू आ रही है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव साइन के साथ, इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव आई, ना कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये नेगेटिव आई, है ना। इसका रीजन अलग है ना। इसीलिए इसका आंसर लिख सकते हैं हम बी, चॉइस इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, नॉट करेक्ट, है ना। ये उसका रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसमें असर्शन गिवन है हमें, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर जा रही है, इन इज मिनिमम फॉर वायलेट लाइट, ठीक है। और रीजन दे रखा है उसका, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप चेक करा करो कि असर्शन, और पहले चेक करो असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन चेक करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो बाद में चेक किया करो। 3 स्टेप में तोड़ो, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, असर्शन वाला। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो देखो एक आपकी ये इधर ग्लास मान लो और इधर एयर, और लाइट जा रही है आपकी किधर से किधर, ग्लास से एयर में, है ना। क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, तो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू NR अपॉन ND। अब ऐसे मत याद करना कि 1/μ, है ना। मैंने इसका डेंसर मीडियम, इसे डेंसर मीडियम बोल रहे हैं और ये रेयर मीडियम, तो इस ग्लास को डेंसर मीडियम माना तो ND और एयर को मैंने रेयर मीडियम माना है तो NR। ग्लास डेंसर ही है और एयर रेयर है, तो हमेशा याद रखिए ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्योंकि अब अगर आप ये याद करोगे ना कि वैसे एयर का, अगर ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, है ना, और ग्लास का मान लो म्यू है, तो इस वाली कंडीशन में इसको लिख सकते हो 1/μ। आपको यही याद होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। ये हमेशा वैलिड नहीं होता 1/μ, ये तब वैलिड होता है जब एक साइड में एयर हो,
है ना, लाइट डेंसर टू जा रही है, एयर हो तभी तो सही है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है हर बार एयर हो। इसीलिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी कभी भी याद करो तो आप ये याद करो, ठीक है। अब इस सिनेरियो के लिए यहाँ पे एयर ही है, इसीलिए एनआर की वैल्यू 1 रख दी और एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास 7 कलर ऑफ लाइट है विव की ओर, है ना, ऐसे जानते हो। इधर की तरफ इसकी वेवलेंथ जो होती है वायलेट कलर की, ये 4000 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, है ना। और बहुत सी किताबों में 3600 और 7800 एंगस्ट्रॉम भी दे रखी है, 800 एंगस्ट्रॉम एयर में होती है। ऐसे वेवलेंथ क्या हो रही है, इधर से इधर जलने पर इंक्रीज हो रही है ना। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो एक कोची साहब थे, कोची, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आपका, और उन्होंने बताया था कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का और लाइट की वेवलेंथ का, ए और बी कोई कांस्टेंट टर्म है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखो इधर अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का नहीं होता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। अब बच्चे सोचते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट रेड लाइट कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का नहीं है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। एक ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। इस मीडियम में जब ये 7 कलर चल रहे हैं ग्लास के अंदर, है ना, तो हर कलर के लिए, कलर ऑफ लाइट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा, है ना, ये ध्यान रखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ये डिफरेंट है तो ऐसे घट रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास के मटेरियल का रेड लाइट के लिए जिसके लिए कम है, उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा इधर की तरफ चलने पर, इधर की तरफ चलने पर क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। तो वो हमसे पूछ रहा है कि सबसे क्रिटिकल एंगल हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि मिनिमम वायलेट कलर के लिए होता है, तो सही है। रेड के लिए सबसे ज़्यादा है तो वायलेट कलर की सबसे कम होगा। तो भाई वायलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम है और रेड लाइट के लिए सबसे ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहली बात तो ये समझ में आई। हाँ सर ये तो समझ में आया। दूसरा चल लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर। ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है, ब्लू लाइट ये ना, इसकी वेवलेंथ बड़ी है ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर। तो देखो भाई सबसे बड़ी तो नहीं है इसकी, इसकी इधर की तरफ चल रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ बड़ी है अदर कलर से, तो रेड से तो छोटी है। रेड की वेवलेंथ तो ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की या रेड की? तो भैया रेड की ज्यादा है वेवलेंथ, ब्लू की तो कम है। और ये कह रहा है कि भाई ब्लू की वेवलेंथ अदर कलर ऑफ लाइट से कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। जब एक ट्रू आ रहा है एक फॉल्स आ रहा है, तो देखो इसमें तो दोनों ही ट्रू हैं, कि इसमें भी दोनों ट्रू हैं, तो ये तो दोनों होंगे ही नहीं। फिर इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, इसलिए सी चॉइस इज करेक्ट, है ना। इसका आंसर हो गया सी। टू लाइट सोर्सेस इमिटिंग वेव ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। रीजन दे रखा है, टू लाइट इमिटिंग वेव हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं कोहेरेंट सोर्स को डिटेल में समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, फिर वापस आता हूं इस क्वेश्चन पर, तभी समझ में आएगा वो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और कोहेरेंट सोर्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो पहली बात, कोहेरेंट सोर्स जो है आर ऑब्टेन, कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड, समझाऊं डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान दें, फ्रॉम द सेम सिंगल सोर्स।
सेम सिंगल सोर्स होना चाहिए एक। दूसरा, ये जो सिंगल सोर्स होना चाहिए ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स का क्या मतलब है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब है इस सोर्स से सेम वेवलेंथ की, मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट इमिट होनी चाहिए, कांस्टेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट होनी चाहिए, लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 2 पाई एफ। एफ इज अ फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिट रेडियन, ये भी कांस्टेंट होगी। ठीक, केवल सिंगल सोर्स से ही हम दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करें। फॉर एग्जांपल अब कैसे कर सकते हैं सर ये? तो एक इसमें तरीका होता है जो हमारे सिलेबस में भी है, 3 तरीके होते हैं वैसे, हमारे सिलेबस में एक है कि हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन लेते हैं ऐसे और इसके आगे एक और स्क्रीन लेते हैं यहाँ पे, और ये मिड पॉइंट होना चाहिए S1 S2 का, और इसके जस्ट सामने एक सोर्स होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए यहाँ पे, एक और स्लेट होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये सिमेट्रिकली प्लेस होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू S। यहाँ पर हमें एक सिंगल सोर्स रखना है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, है ना। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स की क्या खूबी है मैंने बताया अभी, तो इसका ओमेगा सेम होता है और ये सिंगल सोर्स है, तो यहां से वेव निकलेगी अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ऐसे ऑल डायरेक्शन में ऐसे, है ना। आपकी ये वेव निकली अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, और एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लीजिए आप ऐसे, ये वेव फ्रंट, ये कट जाएगा आगे वाला तो, लेकिन बना दिया मैंने। तो एक बात, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, ये वेव फ्रंट पे लाई करने वाले दो मीडियम के पार्टिकल हो गए, सोर्स नहीं है यहाँ पे, ये तो स्लिट थे S1 S2, S1 S2 स्लिट्स नॉट सोर्स, है ना। सोर्स तो एक केवल यहीं रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह से वेव करता है और इमिट द न्यू सेकेंडरी वेवलेट, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, है ना। तो S1 S2 कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वेव इज अ सोर्स, तो दो सोर्स ऑब्टेन हो गए, कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे इसको। अब इसमें एक खासियत क्या है पता है, S से S1 तक और S से S2 तक जो आपका पाथ है ये सेम है, यहां से S से S1 तक, S से S2 तक पाथ सेम है, पाथ सेम, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, एक ये वाली एक ये, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, S1 S2 बराबर, तो पाथ डिफरेंस 0। सो फेज डिफरेंस जो होता है डेल्टा फाई ये फेज डिफरेंस, ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है, जब पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0। तो इनिशियली ये वाला वेव और ये वाला वेव पॉइंट सेम फेज में है, तो पार्ट होता ही वेव फ्रंट किसे कहते हैं, वेव फ्रंट पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करता है, तो फेज सेम है दोनों का, तो फेज डिफरेंस तो 0 होगा, वेव फ्रंट पर लाई करने वाले दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसका फेज डिफरेंस इनिशियली स्टार्टिंग में 0 है, अब यहाँ पे आ जाओ, एक स्क्रीन ना लेते हैं हम, अब यहां से एक वेव निकली और पी पर पहुंची, और यहां से एक वेव निकली सेकेंडरी वेवलेट और वो पी से निकली, इसका ओमेगा सेम, शुरू में ओमेगा सेम, एक सिंगल सोर्स ही ऑब्टेन किए, है ना। लेकिन दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले ली होती ना आपने, दो अलग अलग सोर्स ले लिए थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100% डिफरेंट होती है, चाहे वो दो बल्ब इंडिपेंडेंट जो बल्ब लिए हैं आपको वो आइडेंटिकल हो, एक जैसे हों, सिमिलर हों, बिल्कुल सब तरीके से सिमिलर, पावर में सब में, तब भी उनकी फ्रीक्वेंसियां डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर आप सिंगल सोर्स से, ये कोई दो सोर्स नहीं बनाई, सिंगल सोर्स है, उसी से दो सोर्स की तरह से ट्रीट करा रहे हो आप ओनली, तब ये दोनों सोर्स S1 S2 जो कि अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी ट्रीट कर रहे हैं जो सोर्स, उन्हें कोहेरेंट मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, कोहेरेंट का मतलब क्या और आगे समझते हैं। अब जब ये दोनों वेव यहाँ पे पहुंचेंगी, ये X1 है ये X2 है, तो देखो यहाँ पे P पॉइंट पे पहुंचे, तो क्या S1P का पाथ और S2P का पाथ बराबर है? नहीं, S2P का पाथ बड़ा है S1P के पास से, तो पाथ में डिफरेंस आया।
जब ये वेव यहाँ पर पहुँचेगी तो इस जगह पर जो पार्टिकल होगा स्क्रीन पर वो उसको SHM देगी। एक्स कांस्टेंट हो जाएगा ना, वेव पहुंची तो SHM देगी। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t माइनस के x1। ऐसे ओमेगा कांस्टेंट रखेंगे, दोनों का सेम है और एक साथ पहुंचती हैं, सुपरइम्पोज होती हैं, है ना। तो y2 पहुंचेगी तो A2 साइन ओमेगा t माइनस के x2, है ना। के प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। अब इसकी फेज, इसका फेज P पॉइंट पर इतना है और इसका फेज इतना है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट कितना है, फेज डिफरेंस निकालें तो कितना है, इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2, इससे ये कट गया। तो जो फेज डिफरेंस आया वो के x2 माइनस x1 आया, है ना। तो ये फेज डिफरेंस आया। यहाँ पे जानते हो के जो होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये 2π/λ ही होता है। के की वैल्यू कितनी होती है, ये के की वैल्यू जो है 2π/λ होती है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस वाले पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है ये लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है, x1 x2 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम से तो इंडिपेंडेंट है ना। इसका मतलब कि जो करेंट सोर्सेस होते हैं उसमें जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के पर इंडिपेंडेंट है, बट लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है। अगर लोकेशन कांस्टेंट रहे, एक ही लोकेशन पे चेक करें तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा विद लोकेशन, और टाइम कांस्टेंट रहे तब। जब लोकेशन चेंज होगी ना तो फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फेज डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे अगर यहां पे आ जाएं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी x3 x4, इस वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस की वैल्यू अलग होगी, इस जगह पर अलग हुई। लेकिन इस जगह पर आप 2 घंटे तक 3 घंटे तक एक ही पॉइंट पे देखते रहोगे, इसी P पॉइंट पे देखोगे, वन पर्टिकुलर लोकेशन पे देखोगे, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू चेंज रहे, कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, लोकेशन के साथ चेंज होगी। बस इसी को तो हम बोलते हैं कोरेंट सोर्सेस। ऐसा होगा जिसमें वो कोरेंट सोर्सेस होगा। तो कोरेंट सोर्सेस के लिए मैं डेफिनेशन ले सकता हूं क्या, टू सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। अब ये जो 2 सोर्सेस ऑफ लाइट लिख दिए, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, S1 S2 इस तरह से एक्ट कराएंगे हमने एक सिंगल सोर्स से। ऊपर वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है ना। जब ऊपर की बातें हैं वो नीचे बैलेंस रहेंगी, है ना। दूसरी बात, हुज फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द wave emitted by which remains constant at particular location। ये इंपॉर्टेंट है, एक लोकेशन पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कांस्टेंट है, लोकेशन विद टाइम से तो डिपेंड ही नहीं कर रही, टाइम से तो इंडिपेंडेंट है, केवल लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। आर डिफाइंड एज कोरेंट। तो कोरेंट सोर्स की शर्तें क्या हैं समझ में आई। एक शर्त, ओमेगा सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त, इन दोनों जो सोर्सेस S1 S2 हैं सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होने चाहिए। तीसरी शर्त, इनिशियल फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाद में भले ही फेज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये फेज डिफरेंस जो है टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, उसके बोलते हैं कोरेंट सोर्सेस, है ना। लेकिन अगर हम आगे बोले, एक और होता है इनकोहेरेंट सोर्स। अगर हम इनकोहेरेंट सोर्सेस की बात करें तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में
in these type source, in these type of source, the phase difference changes with टाइम, टाइम के साथ चेंज करे, मतलब फेज डिफरेंस टाइम पे भी चेंज करे, डिपेंड करे, एंड लोकेशन, बोथ, दोनों पे डिपेंड करे, लोकेशन बोथ। ऐसा कब होगा? जब दो आप इंडिपेंडेंट सोर्स ले लोगे, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ले लोगे। जैसे एक स्क्रीन ली आपने ऐसे, और यहां पर एक सोर्स यहां जला दिया और यहां जला दिया, भले ही ये सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, ओमेगा भी सेम है ना, सॉरी ओमेगा सेम नहीं हो सकता, सॉरी ओमेगा डिफरेंट होगा, दो इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, तो उनका ओमेगा हमेशा डिफरेंट ही होगा, भले ही वो सेम किसके हैं, पावर के हैं, आइडेंटिकल बल्ब हैं, पावर और उसकी पावर सेम है, और एक ही कंपनी के बल्ब हैं, सेम कंपनी के बल्ब में, सेम सोर्स है, एग्जैक्टली सेम है, बट फिर भी उनकी ओमेगा डिफरेंट ही होगी, फिर भी उनकी ओमेगा डिफरेंट ही होगी। जब ओमेगा डिफरेंट आएगी तो सोचो, ओमेगा डिफरेंट होगी तो ये अब ओमेगा यहाँ पे कटेगा नहीं, और x1 x2 तो है ही है आपका, तो ये जो फेज डिफरेंस आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, ओमेगा 1t माइनस के x1 माइनस ओमेगा 2t और प्लस के x2, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t प्लस के x2 माइनस x1। तो ये फेज डिफरेंस जो टाइम पे भी डिपेंड करेगा और लोकेशन पे भी, टाइम और लोकेशन दोनों के साथ चेंज करेगा। अब देखो टाइम बहुत रैपिडली चेंज होता है, तो फेज डिफरेंस भी बहुत रैपिडली चेंज होगा। इस वाली कंडीशन को इनकोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। जब इनकोहेरेंट सोर्सेस होगा, है ना, इनकोहेरेंट सोर्स होगा, तो ये समझ में आएगा इनकोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं और कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं। अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, है ना, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इतनी देर में अब वापस आते हैं। टू लाइट सोर्सेस इमिटिंग वेव ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। उसने यहाँ पे तो दो लाइट सोर्सेस कह दिए, है ना, और टू लाइट सोर्सेस कहा और कह दिया कोहेरेंट है। चल ठीक है, वेवलेंथ सेम है, ओमेगा सेम कर लिया, बाकी की कंडीशन तो नहीं दे रखी ना, सिंगल सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं कि नहीं, यहाँ पे तो टू लाइट सोर्स वर्ड यूज कर दिया, सिंगल सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं नहीं, वो इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इनिशियल फेज डिफरेंस उन दोनों सोर्सेस के बीच में जीरो है कि नहीं, भाई टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपका यहाँ पर केवल इतना बोल देने से कि सिमिलर वेवलेंथ हैं, बस केवल इतना सेंटेंस बोलने से वो कोहेरेंट नहीं होगा, कोहेरेंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसे कहेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे यहाँ पे भी बोला, टू लाइट वेव इमिटिंग हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस नाउन एज कोहेरेंट सोर्सेस। इसमें ये नहीं बताया कि फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं, भाई दो लाइट वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होनी चाहिए, केवल कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस, दो बोल दिए, जीरो और कांस्टेंट, जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे भी जीरो होगा, पर्टिकुलर लोकेशन के साथ हो रहा है ना, जीरो हर जगह पे जीरो थोड़ी है, लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है ना। कुछ बोला कुछ ऐसा कि लोकेशन के साथ, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया उसने, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन विद टाइम कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर लोकेशन के साथ कांस्टेंट है ना भाई, तो ऐसा इसमें भी कुछ नहीं बोला, तो इसमें कंप्लीट जानकारी नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है दोनों में, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए डी चॉइस इज करेक्ट। थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है काफ़ी ये, है ना, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, ये समझ लो पूरी जानकारी है नहीं और फॉल्स स्टेटमेंट दे दिए। एक्चुअल में कोहेरेंट सोर्सेस की पूरी डेफिनेशन दोनों में नहीं है, बस रीजन मेन ये है कि दोनों ही फॉल्स है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। फॉर द 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर। रीजन दे रखा है, वन ऑफ द 3 चार्ज मस्ट हैव डिफरेंट पोलरिटी देन रेस्ट ऑफ द 2। देखिए कैसे समझे, तो पहले मैं कुछ लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चन पर वापस आता हूं। देखिए, इफ 3 चार्जेज
एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी लिख लेता हूं पहले। पार्टिकल्स, 3 चार्ज पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम only under electrostatic forces, then it is possible only, इस पे ध्यान देना, पॉसिबल ओनली। नंबर 1, the three charges must be collinear। अभी समझाऊंगा, अभी पहले समझ लो collinear। नंबर 2, the three charges must not be same sign। और तीसरा, the three charges must not be of same magnitude। अगर ये 3 कंडीशन हैं तब चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। जैसे अगर हम ये वाली बात कहें कि 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, जैसे अगर हम एक ही साइन के 3 चार्ज ले लें, ऐसे Q1 Q2 और ये Q3, ये सेम साइन के ले लें प्लस प्लस, या आप 3 और माइनस ले लो, है ना। तो देखो ये चार्ज इस पर जब फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज तो रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा एक तो मैंने कोलिनियर तो रखने ही रखने हैं, चेक तो यही करना है ना। तो कोलिनियर रख लिया हमने, तीनों एक ही लाइन में लिख देते हैं तो उसे कोलिनियर बोलते हैं। अब Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इधर रिपेल करेगा, Q2 भी तो रिपेल करेगा। क्या इस पूरे चार्ज पर, इस Q1 चार्ज पर नेट फोर्स 0 है? तो नेट फोर्स 0 नहीं है, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है बेटा। अगर आप कहोगे सर एक प्लस के Q ले लो, इधर भी एक प्लस के Q ले लो, और बीच में एक Q रख लो, तो केवल एक चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, मिड पॉइंट पे रख लिया, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों बराबर होंगे, सर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बट केवल यही एक चार्ज तो रेस्ट में इक्विलिब्रियम में आया। इस पे देखोगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स फिर 0 नहीं है। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में की बात कर रहा है यहाँ पे। 3 पॉइंट चार्जेस जिज टू बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा बोला ना, 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो तीनों चार्जेस सेम साइन के होंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। एक बात, सेम साइन के तो तीनों नहीं होंगे। दूसरा, अगर तीनों चार्जेस जो है आप क्या ले लो, 2D में और 3D में ले लो, किसी में भी, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। 3 चार्जेस से पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप किस में लोगे, 2D में 3D में, जैसे ट्रायंगल ले लिया आपने, Q1 Q2 Q3, लीनियरली नहीं लिए, नॉन लीनियर लिए हैं आपने, है ना, एक ही लाइन में अरेंज नहीं किए हैं। तो देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे रिपेल करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, और इन दोनों का नेट आएगा तो वो इधर की तरफ आएगा ऐसे, और नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नेट फोर्स 0, इसको बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं नेट फोर्स को। अगर एक माइनस भी कर लोगे तब भी, अगर एक प्लस का एक माइनस का कर लोगे तब भी नहीं होगा। सोचो, अगर इसे माइनस का कर लें, इसे प्लस का कर लें और इसे प्लस का कर लें, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे ना आप, वो इसका इधर आएगा, और इस फोर्स को बैलेंस करने वाला फिर कोई नहीं है ना। तो नेट फोर्स इसमें भी 0 नहीं है इस चार्ज पार्टिकल पर। तो इक्विलिब्रियम में तो हो ही नहीं सकते, अगर नॉन लीनियर है तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं? जैसे मैंने कहा कि
3 चार्ज पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन इट इज पॉसिबल ओनली 3 चार्ज मस्ट बी कोलिनियर, मतलब कोलिनियर ही होनी चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। द 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, तीनों की तीनों के सेम साइन नहीं होनी चाहिए तभी कोलिनियर हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। 3 चार्ज मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के भी होंगे ना तीनों के तीनों, तो भी आपके नॉट इक्विलिब्रियम लिख रहा है, नॉट सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होने चाहिए, सेम साइन के नहीं होने चाहिए, और एक जैसे कोलिनियर एक ही लाइन में अरेंज होने चाहिए तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल और समझाता हूं, क्या ऐसा कोई एग्जांपल्स दे सकते हो सर आप जिसमें कोलिनियर भी हो, ये सब कंडीशन लिख दूं और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? हाँ, एक एग्जांपल से समझा सकते हैं इसको, जरा समझो। जैसे एक क्यू चार्ज ले लिया पॉजिटिव, है ना, और एक ले लिया 4Q चार्ज, ये भी पॉजिटिव ले लिया, और एक ले लिया -4Q/9, ये एग्जाम्पल उठाया मैंने कोई, और सेपरेशन ये वाली ले ली मैंने D/3, और ये वाली सेपरेशन ले ली मैंने 2D/3, और ये टोटल सेपरेशन D है। अब आप चेक कर लो, ये एक ही लाइन में रखें और सब सारे चार्जेस पर नेट फोर्स 0 ही है, कोलिनियर भी हैं, सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है और सेम साइन के नहीं है सब के सब, और कोलिनियर है, नेट फोर्स 0 है इस पे, सब एवरी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है। करके देखिए, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्ट करेगा ऐसे। अब कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो कूलम्ब लॉ लगा के Q × 4Q/9 और सेपरेशन है D/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो D²/9, तो देखो 9 से 9 कट गया, ये आया K 4Q²/9 और D², ये फोर्स इतना। अच्छा, इसने इस पे इतना फोर्स लगाया तो इस पे भी इतना ही लगेगा, ये दोनों फोर्स आपके कितने हो गए, ये इसने लगाया था, ये इसके द्वारा इस पे लगाएंगे तो देखो ये प्लस का, ये प्लस का है तो रिपेल करेगा इधर की तरफ। इस फोर्स की वैल्यू देखो इसके और इसके बीच में, तो K दोनों का मल्टीप्लाई चार्जेस का तो 4Q² हो जाएगा, और सेपरेशन देखो इसकी और इसकी तो D, तो D²। तो देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इस पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। अब इस पे बात कर लेते हैं, तो ये इस पे लगा रहा है, ये रहा, और इसकी वैल्यू तो यही है, ये जो इस पे लगाएगा तो देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो अट्रैक्ट करेगा ऐसे ही। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स देख रहे हैं, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, ये इसने लगाया ये इसने लगाया, तो कितना होगा देखें, K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कि 4Q और 4Q है ना /9, ये 9 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4D²/9, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा K 4Q²/D², ये वाला फोर्स आया। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा तो ये कितना लगाएगा, इतना लगाएगा, देखो इतना, इसकी वजह से इस पे लगाएगा और रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये भी कितना आ रहा है K 4Q²/9, तो इस पे जो दो फोर्स लग रहे हैं, इसने लगाया इतना और ये इस पे लगा रहा है इतना, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 है देखो, और इस पे भी नेट फोर्स 0 है आपका, है क्या नहीं? तो तीनों पे नेट फोर्स 0 देखो, एक एग्जांपल समझाया बस केवल में, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तीनों की तीनों चार्ज, ध्यान से देखो कंडीशन मैंने क्या लिखी है, इफ द 3 चार्ज पार्टिकल आर इक्विलिब्रियम ओनली अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन इट इज पॉसिबल ओनली, जब ये 3 कंडीशन पॉसिबल होंगी तभी 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली क्या कंडीशन है, 3 चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर, तो देखो अब इसके हिसाब से सोचो, बताओ, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर, तो ट्रू आना बेटा ये, क्योंकि आप ऐसे करके 3 चार्जेस को कोलिनियर नहीं है, अगर एक लाइन में अरेंज नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये ट्रू हो गया। वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलरिटी देन रेस्ट ऑफ 2, ये भी ठीक है, एक की साइन अपोजिट कर दो, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है, तो ये दोनों प्लस के लिए एक माइनस का लिया है ना, मतलब सेम साइन के नहीं होनी चाहिए तीनों की तीनों, तो सही है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
भाई अगर ये तीनों में से तीनों सेम साइन के हो जाते ना, तीनों सेम साइन के हो जाते, तब भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। नॉट लिख रहा है, 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, तो एक का डिफरेंट होना चाहिए तभी कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर पॉसिबल कब है कोलिनियर होना 3 चार्जेस का, उस पर ध्यान दीजिए। सेम साइन के नहीं होने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के भी नहीं होने चाहिए, है ना। सेम मैग्नीट्यूड के भी ले लोगे ना क्यू क्यू क्यू, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। अपोजिट अगर माइनस साइन भी ले लोगे, एक प्लस का एक माइनस का, तब भी नहीं होगा। अगर एक प्लस का क्यू ले लो, सेम मैग्नीट्यूड के ले लो 3, एक प्लस के क्यू, एक प्लस के क्यू, बीच में माइनस के क्यू ले लो, कहीं पे भी रख लो, है ना। इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर लो। आप नेट फोर्स तीनों पर जीरो नहीं कर सकते, आप चेक करके देखिए, तीनों पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, किसी एक पे जीरो होगा। तो ये जब तक ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस अगर तीनों कंडीशन के हिसाब से चेक करें तो दोनों ट्रू हैं, और ये जो रीजन है इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो यहाँ पर ये कह सकते हो आप बेटा, और ये भी कह सकते हो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि केवल यहाँ पे पोलरिटी बोली है, मैग्नीट्यूड नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। ये भी तो बोलना चाहिए 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड, बस पोलरिटी बोल दी कि सेम पोलरिटी के नहीं होने चाहिए, है ना। ये वर्ड यूज़ किया है इसने। अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है ना। एक कन्फ्यूजन तो ये है, ये बात तो ठीक है कि पोलरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, बट ये भी तो लिखना चाहिए रीजन में कि मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए। बताओ 3 चार्ज मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड। इसीलिए अगर देखें तो आप चेक करोगे ना इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये आपको बी दिखाई देगा जो सीबीएसई बोर्ड ने लगाया है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। उसका वजह ये हो सकती है क्योंकि इसमें पोलरिटी तो बोल दी बट मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला कि 3 चार्ज मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड। ये भी बोलना चाहिए था इसमें, ये बोलना चाहिए तीनों का चार्ज डिफरेंट साइन, पोलरिटी डिफरेंट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए। ये वर्ड यूज करना चाहिए था। अगर ये वर्ड यूज कर देता ना तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता उसका। इसीलिए मेरे को लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए भाई। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। कई जगह पर आपको ये भी दिख जाएगा कि ट्रू एक्सप्लेनेशन है, पर आप खुद सोच के देखिए, इनकम्प्लीट जानकारी है उसमें। ये वाली लाइन यूज कर ली इस एक्सप्लेनेशन में, लेकिन ये तो यूज नहीं करी। ये कहाँ है इसमें बताओ, कहाँ लिख रहा है इक्विलिब्रियम सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होने चाहिए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ना। लेकिन ये बात तो ठीक है कि दोनों ट्रू हैं, है ना। ट्रू तो दोनों हैं। वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलरिटी देन रेस्ट ऑफ 2, तभी हो सकता है कोलिनियर की। एक कंडीशन तो लिख रही है बेटा इसमें, एक कंडीशन तो लिखी हुई है ये वाली, ये और लिखनी चाहिए थी, ठीक है नहीं, तब वो कोलिनियर होता। अब आप देखिए, जैसा आपको अच्छा लगे पढ़ते रहिए और खुश रहिए।